नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग को पता ही चल गया होगा कि आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो जी हाँ, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के दूसरे अध्याय को। तो कक्षा 10 के गणित का जो दूसरा अध्याय है वह है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। तो जी हाँ, आज की इस क्लास में हम लोग बहुपद जो हमारा चैप्टर है, इस बहुपद चैप्टर को पूरा शुरू से अंत तक इसी क्लास में लोग खत्म करेंगे विथ कॉन्सेप्ट के साथ। तो आइए देरी ना करते हुए अपने क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि वे इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आप लोग को इसमें हम लोग कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि वे बहुपद असल में होता क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग कि बहुपद के घात क्या होते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे बहुपद के शून्यक व गुणांकों में क्या संबंध होते हैं। तो जी हाँ, यही हमारे 4-5 टॉपिक होंगे आज की इस क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे बहुपद के अंतर्गत। तो आइए देरी न करते हुए अपने सबसे फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कि हम लोग क्या समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भैया बहुपद असल में होता क्या है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या समझना है बहुपद को, कि बहुपद असल में होता क्या है। तो देखिए, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुपद को समझने के लिए आप लोग को सबसे पहले कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए। जैसे देखिए, आपको सबसे पहले मालूम होनी चाहिए कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो देखिए, जिसके मान जो है बदलते रहते हैं उसे हम लोग चर बोलते हैं। जैसे यक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया। यानी कि जितने भी हमारे इंग्लिश के वर्ड होते हैं, क्या जितने भी हमारे इंग्लिश के ये जो अक्षर होते हैं, इनके जो मान होते हैं, इनके मान बदल सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, तो इसे हम लोग बोलते हैं चर। फिर अगर हम बात करें कि भैया जिसका मान फिक्स हो, यानी कि जिसका वैल्यू ना बदले, उसे हम लोग बोलते हैं अचर। क्या हम बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अचर। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, -4 हो गया, 5 हो गया, -7 हो गया। ये सब एक ऐसे संख्या है, एक ऐसे नंबर है जिनका मान फिक्स है। एक है तो एक ही रहेगा, इसके जगह आप 2 नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ पर यक्स जो है, यक्स की जगह आप ए भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं। यानी कि जिनका मान बदलता है उसे हम लोग चर बोलते हैं, और जिनका मान फिक्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग अचर बोलते हैं। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक। तो अगर हम आपसे पूछे कि भैया चर क्या होता है, तो जिसका मान बदलता है, यानी कि ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं उनके मान बदल सकते हैं, इसीलिए उन्हें हम लोग चर बोलते हैं। और जिनका मान नहीं बदलता है, यानी कि जिनका वैल्यू फिक्स होता है, 1 है तो 1 रहेगा, -4 है तो -4 रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा। यानी कि जिसका वैल्यू फिक्स होता है उसे हम लोग अचर बोलते हैं। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब चर अचर तो आप समझ गए। तो इन्हीं चर और अचर को यदि हम मिलाकर, जोड़कर, घटाकर, गुणा करके, भाग करके यदि हम लिख देते हैं, तो उसी को हम लोग बीजी व्यंजक बोलते हैं। जो कि आप बीजी व्यंजक कक्षा 6-7 में पढ़े होंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। आप ध्यान नहीं दिए हो, ये अलग बात है। ठीक। तो देखिए, इन्हें चर और अचर को मिलाकर जो जोड़कर, घटाकर या गुणा करके या भाग करके जो लिखा जाता है उसी को हम लोग बीजी व्यंजक बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा क्या है, जैसे हमने यहाँ पर मिला दिया भैया, 2 को भी ले लिया हमने, यक्स को भी ले लिया, यानी कि चर को भी ले लिया हमने, अचर को भी ले लिया। इन दोनों को मिलाकर हमने यहाँ पर लिखा, फिर प्लस लगाया हमने यहाँ पर, फिर यहाँ पर 3 को हमने लिया है, फिर जेड वाई को ले लिया है, और फिर -5 को ले लिया है। तो हमें हमारे यहाँ पर क्या दिख रहा है, यह एक बीजी व्यंजक दिख रहा है, जो कि हमने कक्षा 6-7 में पढ़ा है। ठीक। तो क्या होता है बीजी व्यंजक, चर और अचर को मिलाकर, जोड़कर या घटाकर या गुणा करके या भाग करके जो लिखा जाता है उसे हम लोग बीजी व्यंजक बोलते हैं। यानी कि जितने भी हमारे यहाँ पर लिखे गए हैं ये हमारे सभी बीजी व्यंजक हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी चर और अचर को मिलाकर, जोड़कर या घटाकर ही लिखा गया है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे सभी हो जाएंगे, जो ये हमारे बीजी व्यंजक हो जाएंगे, बीजी
व्यंजक रहेंगे। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे सभी बीजी व्यंजक हो जाएंगे। लेकिन हमें समझना क्या है? हमें समझना है बहुपद। तो हम आपको बता दें, इन्हीं बीजी व्यंजक का एक रूप होता है बहुपद। अब कैसे भैया? यानी कि इन्हीं बीजी व्यंजक का एक रूप होता है बहुपद, यानी कि इस बीजी व्यंजक में से ही कुछ हमारे बहुपद होंगे। तो क्या हमारे बहुपद का डिफिनेशन होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर समझिए, बहुपद उसे बोलते हैं जिसमें चर की जो घात हो वह एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो? जिसमें चर की जो घात हो एक पूर्ण संख्या हो। कई लोग को भैया पूर्ण संख्या में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो देखिए, पूर्ण संख्या का मतलब, पूर्ण संख्या का मतलब भैया हमारा यह है, यानी कि जिसमें चर की घात या तो एक हो, सॉरी, या तो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ऐसे आप देख सकते हैं। यानी कि जिसमें चर की घात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसी कोई संख्या हो तो उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो देखिए, जिस बीजी व्यंजक में चर की जो घात है वह पूर्ण संख्या है तो उसे हम लोग बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? तो उसे हम लोग बहुपद बोलते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर चर पे कोई घात नहीं है, यानी कि पता है जिस पर कोई भी पावर नहीं होता है, जिस पर कोई भी घात नहीं होता है, उस पर एक होता है। यानी कि x पे कुछ नहीं है, यानी कि एक है, y पे कुछ नहीं है, यानी कि एक है। यानी कि हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? हमें चर पे जो घात दिख रहा है एक पूर्ण संख्या दिख रहा है। या क्या दिख रहा है? हमें चर पे जो घात दिख रहा है एक पूर्ण संख्या दिख रहा है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा बहुपद हो जाएगा। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा बीजी व्यंजक देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर हमें x पे कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो 2 हमारा क्या है? एक पूर्ण संख्या है। और यहाँ पर x पे क्या दिख रहा है? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? यह हमारा जो है, यह हमारा एक बहुपद है। तो बहुपद क्या होता है मेरे दोस्त? जिसमें चर की जो घात है एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बहुपद बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तीसरा एग्जाम्पल। यहाँ पर हमें x पे घात कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें x की घात कितना दिख रहा है? 1/2 दिख रहा है। तो भैया 1/2 क्या है? अब तो हम आपको बता दें, अभी हमने आपको बताया कि ये बहुपद का मतलब होता है जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। यानी कि हमने आपको क्या बताया कि बहुपद वे होते हैं जिनमें चर की घात जो हो एक पूर्ण संख्या हो। यानी कि या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसी कोई संख्या होनी चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? हमें जो चर की घात यहाँ पर तो 2 दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर चर की घात जो है 1/2 दिख रहा है। यानी कि 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब होता है 0.5। यानी कि 0. जो हमारा 5 आएगा भैया, ये हमारा क्या एक पूर्ण संख्या है? तो जी नहीं, ये हमारी एक पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कि यहाँ पर हमें चर की घात जो है एक पूर्ण संख्या नहीं दिख रहा है, जिससे हमारा यह यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि ये हमारी जो होगी ये हमारा बहुपद नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ये हमारा बहुपद नहीं होगा। आई होप आप लोग को यह कॉन्सेप्ट जो है एकदम अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, अब अगला देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? चर की यहाँ पर हमें घात 3 दिख रहा है, यहाँ पर चर की घात 2 दिख रहा है, यहाँ पर चर की घात कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर हमें चर की घात जो है एक पूर्ण संख्या मिलती हुई नजर आ रही है, जिससे हमारे यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि यह हमारा जो बीजी व्यंजक है यह हमारा एक बहुपद भी है। आई होप आप लोग को यहाँ पर यह कॉन्सेप्ट पूरा एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यानी कि हम यहाँ से बहुपद का डिफिनेशन क्या निकलता है? तो ये बहुपद का डिफिनेशन यह निकलता है कि वह बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो उसे हम लोग बहुपद बोलते हैं। तो हम लोग कहीं पर यहाँ साइड में लिख देते हैं कि बहुपद का डिफिनेशन क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वह बीजी व्यंजक, क्या हम लिखेंगे यहाँ पर साइड में लिखते हैं अच्छे से, वह बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या
संख्या हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बहुपद बोलते हैं। तो वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बहुपद बोलते हैं। आई होप आप लोग के जो कॉन्सेप्ट है बहुपद का वो आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भैया बहुपद असल में होते क्या हैं। अगर हम आपसे यहाँ पर लिखे हैं एक बीजीय व्यंजक, जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि भैया 5 रूट के अंदर x प्लस 3, तो अगर हम आपसे पूछें कि भैया ये हमारा क्या एक बहुपद है, बताइए हमें क्या ये हमारा एक बहुपद है, तो भैया बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं। तो जिनको यह कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो बताएंगे ये हमारा जो है बहुपद नहीं है। क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। अब क्यों बहुपद नहीं है तो हम आपको बता दें, क्योंकि हमें पता है जिस संख्या पर यदि कोई रूट लगा होता है उसका मतलब होता है, यानी कि यक्स पे रूट लगा है तो यक्स पे घात कितना, 1/2, यानी कि रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। अगर यहाँ पर रूट यहाँ पर 3 लिखा रहता तो 1/3 होता, अगर यहाँ पर 4 लिखा रहता तो 1/4 होता। तो भैया यक्स पे घात कितना है, 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, तो 1/2 का मतलब होता है 0.5। क्या होता है, 0.5। तो 0.5 मेरे दोस्त वो क्या एक पूर्ण संख्या है, तो जी नहीं, वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। जिससे हमें यह पता चल जाता है कि वे चर की घात जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है, जिसके कारण यह हमारा बहुपद नहीं है। यह कॉन्सेप्ट आप लोग को बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, इसीलिए हमने आपको एक एग्जाम्पल की मदद से एकदम अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हमने कर दिया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो क्यों यह बहुपद नहीं है, क्योंकि भैया चर की जो घात है एक पूर्ण संख्या नहीं है, जिसके कारण यह हमारा बहुपद नहीं है। अब हम लोग समझते हैं भैया, अभी तक हमने क्या समझा, तो हमने बहुपद को समझा कि भैया बहुपद होते क्या है। अब हम समझते हैं बहुपद का घात क्या होता है। तो भैया बहुपद का घात बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, वो भी एकदम छोटा सा टॉपिक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं बहुपद की घात, कि भैया बहुपद की घात असल में होती क्या है। तो ये कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको आप अभी तुरंत समझ जाएंगे। अगर हम आपको बता दें तो आप बोलेंगे भैया यह इतनी छोटी सी टॉपिक होती है, इसमें तो कुछ नहीं है भैया, हम तो वैसे जान गए। तो जी हाँ, एकदम वैसे हम आपको बताएंगे। तो समझिए यहाँ पर बहुपद की घात असल में होता क्या है। तो सीधा सीधा याद रखिए कि किसी भी बहुपद में चर की जो सबसे अधिक घात होगी, यानी कि चर की जो सबसे अधिकतम घात होती है, उसी को हम लोग बहुपद की घात बोलते हैं। जैसे आपको लोग बोलेंगे भैया समझ नहीं आया, एग्जाम्पल से बताइए। तो जी हाँ, जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे यहाँ पर हम पहला एग्जाम्पल देखें ये वाला, तो यहाँ पर लिखा गया है 7x। तो भैया 7x में अगर हम आपसे पूछे कि भैया बहुपद की घात क्या होगी, तो आप लोग क्या बताएंगे। तो अभी हमने आपको बताया कि भैया बहुपद की घात उसे बोलते हैं जिस बहुपद में चर की जो सबसे अधिकतम घात होती है, यानी कि सबसे ज्यादा वाली जो घात होती है, उसे हम लोग बहुपद की घात बोलते हैं। जैसे यहाँ पर तो हमें भैया चर एक ही दिख रहा है और चर पे कुछ नहीं घात है, यानी कि 1 है। तो इसमें चर की सबसे अधिकतम घात कितनी है, तो 1 ही है केवल चर, और उस पर भी कुछ नहीं घात है तो 1 है। यानी कि चर की बहुपद की जो घात है वो कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बहुपद की घात 1। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे यहाँ पर दिया गया है 5x² + 2x। तो इसमें अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि भैया इसमें बहुपद की क्या घात है, यहाँ पर आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर प्लस या -5 लिख सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसमें बहुपद की घात क्या है, तो आप क्या बताएंगे। तो आप लोग सबसे पहले कुछ नहीं कीजिएगा, सबसे पहले देखिएगा कि भाई जो चर में दिख रहा है उसमें चर में किस चर पे सबसे अधिक घात है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है x और यहाँ पर भी x, तो हमें यहाँ पर x पे 1 दिख रहा है, यहाँ पर x पे 2 दिख रहा है। तो हम लोग क्या बताएंगे, बहुपद की घात क्या होगी, 1 होगा या 2 होगा। तो हमें यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि भैया बहुपद की घात वह होता है
किसी बहुपद में चर की सबसे अधिकतम घात को बहुपद की घात बोलते हैं। तो सबसे अधिकतम किस पर दिख रहा है, तो यहाँ पर सबसे अधिकतम यानी कि 2 दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो सबसे अधिकतम घात क्या है, 2 है, यानी कि 2 हमारा बहुपद की घात हो जाएगी। क्या हो जाएगा, यानी कि 2 हमारा बहुपद की क्या हो जाएगा, घात। बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, घात हमारी 2 हो जाएगी। यानी कि किसी बहुपद में चर के सबसे अधिकतम घात को बहुपद की घात बोलते हैं। वैसे यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दिया गया है 3x³ प्लस 3y³ प्लस 4y² - 6 यहाँ पर दिया गया है। अगर इस बहुपद में हम आपसे पूछे कि ये बहुपद की घात क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे, तो आप लोग बोलिएगा भैया कि भैया इसमें हमें सबसे अधिक जो घात दिख रही है वो ही हमारी बहुपद की घात हो जाएगी। तो इसमें चर की सबसे अधिकतम घात क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें 3 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो 3 ज्यादा है कि 2 ज्यादा है, तो हमें पता है भैया 3 ज्यादा होता है, यानी कि बहुपद की घात क्या हो जाएगी, तो हमें पता है भैया बहुपद का घात कितना हो जाएगा, तो बहुपद का घात 3 हो जाएगा। आई होप आप लोग को यह भी कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब जैसे एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, चौथा एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर इतना बड़ा हमें बहुपद दे दिया गया है और उसमें पूछा गया है बहुपद की घात, तो आपको पता है भैया अब कितना हो बड़ा बहुपद आ जाए अब हम चुटकी में बता देंगे। सबसे पहले कुछ नहीं देखेंगे, सबसे पहले सभी चर को देखेंगे। हम सभी चर को अगर देखें यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x है, x यहाँ पर भी है, ठीक। अब हम लोग सबके घात को देखेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो हमें सबसे अधिक घात किस पर दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें सबसे अधिक घात जो है 4 है, यानी कि 4 जो होगा बहुपद का घात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 जो होगा बहुपद का घात हो जाएगा। अब क्यों 4 बहुपद का घात होगा, क्योंकि हमें पता है बहुपद का घात उसे बोलते हैं तो किसी भी बहुपद में चर की सबसे अधिकतम घात यानी कि सबसे ज्यादा घात क्या है, यहाँ पर 4 है, इसीलिए हमारा बहुपद का घात जो हो जाएगा वह 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर 5वां एग्जाम्पल दिए गए, जैसे रूट के अंदर 5 और बाहर 1 से +7 है, तो इसमें अगर हम आपसे पूछें कि बहुपद की घात कितनी है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, तो आप लोग बोलेंगे भैया रूट के अंदर तो केवल 5 है लेकिन बाहर x है, यानी कि x पे कुछ भले पावर नहीं है, तो हमें पता है 1 होता है, फिर +7 है, तो हमें क्या दिख रहा है, चर क्या दिख रहा है इसमें, तो चर हमें x दिख रहा है और x पे घात कितनी है अधिकतम, तो x पे घात कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो ये बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। आई होप आप लोग को यहाँ तक पूरा एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये बहुपद की घात असल में होती क्या है। तो किसी भी बहुपद में चर की सबसे अधिकतम घात को बहुपद की घात बोलते हैं, यानी कि जैसे कोई बहुपद दिया गया है तो उस बहुपद में जो चर दिए होंगे उस चर पे जिस चर पे सबसे अधिक घात होगा वही घात उस बहुपद का घात हो जाता है। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि हम लोग अपने टारगेट को पूरा करते हुए बहुत ही आसानी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं और इस चैप्टर को हम लोग अभी कुछ ही पल में एकदम अच्छे से क्लियर कर लेंगे, इसमें कुछ भी दिक्कत हमें नहीं होगा। अब आइए हम लोग अपने तीसरे टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हमारा क्या है, बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जस्ट देखेंगे कि भैया बहुपद के शून्य तथा गुणांकों में क्या संबंध होते हैं, इनके क्या क्या रूल होते हैं, उनको भी देखेंगे विथ क्वेश्चन के साथ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम चलते हैं बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्यों ना हम लोग बहुपद के शून्यक निकालने से पहले एक और चीज देखना है कि बहुपद के कुछ प्रकार भी होते हैं, उसको भी अगर हम जान जाएं तो कितना अच्छा होगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं बहुपद के कौन से प्रकार होते हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या देखें, हम लोग बहुपद के प्रकार को देखेंगे। बहुपद क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले बहुपद के प्रकार को। तो देखिए बहुपद जो होते हैं वह कई तरह के होते हैं। हम लोग बहुपद के प्रकार जो देखेंगे, हम लोग घात के आधार पर बहुपद के प्रकार देखेंगे। ठीक, तो देखिए पहला होता है रैखिक बहुपद और दूसरा होता है द्विघात बहुपद। पहला क्या होता है, तो पहला होता है हमारा रैखिक बहुपद और दूसरा होता है द्विघात बहुपद।
द्विघात बहुपद बहुपद। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं रैखिक बहुपद असल में होता क्या है। ठीक, कि रैखिक बहुपद असल में होता क्या है। फिर उसके देखिए हम लोग द्विघात बहुपद असल में क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग जानिए कि हमारे जो कक्षा 10th है इसमें हमारा जो बहुपद है इसमें केवल इन्हीं दोनों प्रकार से हमें क्वेश्चन मिलेंगे। इस चैप्टर में जो हमें क्वेश्चन मिलेंगे इन्हीं दोनों प्रकार से मिलेंगे। 90% क्वेश्चन हमें द्विघात बहुपद से मिलेगा और 9% क्वेश्चन जो है रैखिक बहुपद से मिल जाएगा और 1% में अन्य जो इसके प्रकार हैं उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप लोग चाहें तो वो भी हम अन्य प्रकार ही बता देंगे इसी में। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि रैखिक बहुपद असल में होता क्या है। तो सीधा सीधा समझिए, जिस बहुपद में चर की जो अधिकतम घात हो वह 1 हो तो उसे हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो हमने क्या बताया, तो जिस बहुपद में चर की जो अधिकतम घात हो वह 1 हो तो उसे हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, यानी कि उदाहरण, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 7x, तो हमारा क्या है, ये हमारा एक रैखिक बहुपद है। तो जी हाँ रैखिक बहुपद है, क्योंकि मैं इसमें जो चर दिख रहा है उस चर पे कोई भी घात नहीं है, यानी कि इसके ऊपर 1 है, तो हमारा रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक, वैसे आगे देखते हैं। जैसे अगला हमारे यहाँ पर दिया गया है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा 5y + 2, क्या हमारा यह एक रैखिक बहुपद है। तो जी हाँ रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें हमें जो चर दिख रहा है उस चर पे जो अधिकतम घात दिख रही है वो 1 दिख रहा है। वैसे अगर हम अगला पूछें कि भैया अगला जो हमारे यहाँ पर है, जैसे हमने यहाँ पर अगला लिया कि अगर हम अगला लिखे यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर लिखना 3x + 4y + 5, क्या हमारा एक रैखिक बहुपद है। तो जी हाँ हमारा यह एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें जो चर की अधिकतम घात दिख रही है वो कितनी दिख रही है, 1 दिख रहा है। फिर उसके बाद अगर हम अगला देखें एग्जाम्पल, तो ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। केवल आपको पता होना चाहिए रैखिक बहुपद वे बहुपद होते हैं जिसमें चर की अधिकतम जो घात हो वह 1 हो। क्या हो, जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पर लिखेंगे जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात एक हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, तो ठीक इसका अगला होता है, यानी कि यहाँ पर नाम से ही पता चल जाएगा हमें कि द्वि, यानी कि द्वि मतलब 2 और बहुपद मतलब बहुपद, यानी कि जिस बहुपद में चर की जो अधिकतम घात हो वह 2 हो तो हमारा वो ऐसे बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें नाम से ही पता चल रहा है द्विघात, यानी कि जिसमें चर की जो घात हो वह 2 हो और उस बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो हम जैसे एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखे, जैसे यहाँ पर हम लिखा 2x² + 5x - 2, जैसे हमारा क्या है, ये हमारा एक द्विघात बहुपद है। कैसे पता करेंगे, तो जिसमें चर की जो अधिकतम घात हो वह 2 हो तो उसे हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। तो हमें यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ पर भी x दिख रहा है, यहाँ पर x पावर 2 है, यहाँ पर x पावर 1 है। सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 है, यानी कि हमें सबसे बड़ी जो घात दिख रही है वो 2 दिख रही है, जिस कारण यह हमारा जो बहुपद है यह हमारा एक द्विघात बहुपद है। अब वैसे अगला आप देख सकते हैं, जैसे हम अगला यहाँ पर लिखें, जैसे हम अगला यहाँ पर लिख रहे क्या 5x² + 5, क्या हमारे यह एक द्विघात बहुपद है। तो जी हाँ यह हमारा एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें जो चर की अधिकतम घात दिख रही है वो कितना दिख रहा है, चर की अधिकतम घात जो है वह 2 है। वैसे अगर हम अगला लिखें कि भैया क्या हमारा यह एक द्विघात बहुपद है 9x²,
क्या हमारा यह एक द्विघात बहुपद है? तो जी हाँ, यह हमारा एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें भी हमें चर की जो अधिकतम घात दिख रही है वो 2 दिख रही है। तो ऐसे आप अगर और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हमारा द्विघात बहुपद क्या डिफिनेशन बनता है? तो द्विघात बहुपद का वह डिफिनेशन बनता है कि जिसमें चर की अधिकतम घात जिस बहुपद में लिखेंगे, बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 हो तो उसमें क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो? 2 हो तो उसमें क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। अब इन दोनों में हमें एक चीज और दिख रहा है, इस रैखिक बहुपद का भी एक मानक रूप होता है, इस द्विघात बहुपद का एक मानक रूप होता है, जिससे हमारे एमसीक्यू बन जाते हैं। इसीलिए इस मानक रूप को आप याद रखिएगा। तो रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है वो हमारा होता है, यहाँ पर लिखते हैं हम मानक रूप। तो रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है वह होता है ax प्लस बी। क्या होता है मेरे दोस्त? तो वह होता है ax प्लस बी। जहां पर ए बी दिख रहा है उसके जगह आप कोई अचर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए बी जो होंगे उसके जगह आप अचर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो x है वो एक चर रहेगा हमेशा। तो रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है? तो यह होता है ax प्लस बी हमारा रैखिक बहुपद का जो होता है मानक रूप होता है। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, यहाँ पर द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का क्या मानक रूप होता है? तो द्विघात बहुपद का मानक रूप याद रखिएगा कि यहाँ पर लिखते हैं मानक रूप। तो देखिए द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, इसको हम देखते हैं। तो इसका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। इन दोनों मानक रूप को आप एकदम अच्छे से याद रखिएगा। और इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि ये हमें जो ये दिख रहा है, ये बराबर जो होता है कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ये बराबर कभी भी जो हमारा जो है जीरो नहीं हो सकता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये जो होगा इसके बराबर में कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अब क्यों जीरो नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर हम ए बराबर जीरो लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिखे ए बराबर अगर हम जीरो लाएं तो यहाँ पर कितना बचेगा? तो यहाँ पर 0x प्लस बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर x का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो आ जाएगा प्लस बी आ जाएगा। तो क्या हमारे यहाँ रैखिक बहुपद बच रहा है? तो नहीं। यहाँ पर 0 प्लस बी हमारा रैखिक बहुपद होगा, तो जी नहीं, रैखिक बहुपद नहीं होगा। उसी कारण यहाँ पर हम ए बराबर कभी भी जीरो नहीं लेते हैं, क्योंकि उससे हमारे यहाँ रैखिक बहुपद नहीं बचेगा। वही हम लोग कंडीशन इसमें फॉलो करते हैं, ए बराबर कभी भी जीरो आप नहीं ले सकते। क्या नहीं ले सकते? ए बराबर कभी भी आप जीरो नहीं ले सकते। अगर ए बराबर यहाँ पर जीरो ले लेंगे तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा ये पूरा, जिस कारण यह जो बहुपद है, यानी कि द्विघात वाला जो बहुपद है वो हमारा खत्म हो जाएगा, जिसके कारण ये हमारा क्या बचेगा? ये हमारा बस यही बचेगा। तो ये रैखिक बहुपद एक तरह से कहलाएगा। ठीक, तो इसी कारण आप ए बराबर कभी भी जीरो नहीं ले सकते और बी बराबर जीरो ले सकते हैं। यहाँ पर भी बी बराबर जीरो ले सकते हैं। ठीक, तो ये इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। अब आइए, कई लोग को मन में आ रहा हो कि भैया बहुपद के और भी प्रकार होते हैं, उसको भी बता दीजिए। तो जी हाँ, उसको भी हम बताते हैं, लेकिन अपने दिमाग में एक चीज बैठा लीजिएगा कि केवल इन्हीं दोनों बहुपद से हमें क्वेश्चन देखने हैं। ठीक, तो आइए, एक होता है हमारा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद क्या होता है? तो इसको हम लोग सीधा सीधा उसे समझ लेते हैं, जिसमें जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात जो हो 3 हो। त्रिशन वैसे पता चल रहा है, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात जो हो 3 हो उसे हम लोग त्रिघात बहुपद बोलते हैं। जैसे इसमें अगर एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर जैसे हमारा हो गया 5x पे क्यूब प्लस 2x फिर कॉमा, ये हमारा क्या है? हमारा त्रिघात बहुपद है। तो जी हाँ, त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसमें हमें
जो चर की अधिकतम घात दिख रही है वो कितना दिख रहा है, वो हमारा 3 दिख रहा है। फिर उसके बाद अगला एग्जाम्पल हो गया, जैसे यहाँ पर 3y³ प्लस 5x² + 7x 2, ये हमारा क्या त्रिघात बहुपद है। तो जी हमारा यह त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसमें जो हमें चर की अधिकतम घात दिख रही हो वो 3 दिख रही है, ठीक, जिस कारण हमारा त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो त्रिघात बहुपद किसे बोलते हैं, तो जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात जो हो 3 हो उसे हम लोग त्रिघात बहुपद बोलते हैं। अब एक आता है हमारा अचर बहुपद। क्या आता है मेरे दोस्त, तो एक आता है हमारा अचर बहुपद। एक आता है हमारा क्या, अचर बहुपद। इसको बहुत सही से लिखते हैं। अब कई लोग के मन में भैया आ रहा होगा कि हमने सब बहुपद सुना है, रैखिक बहुपद सुना है, द्विघात बहुपद सुना है, लेकिन हमने अचर बहुपद नहीं सुना है। तो जी हाँ, ये तो कॉन्सेप्ट वाली बात है। अचर बहुपद आपको आज तक पढ़ाया नहीं गया, ठीक। तो देखिए अचर बहुपद क्या होते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो केवल कुछ नहीं है भैया अचर बहुपद में, तो वैसे बहुपद जिसमें चर के जो अधिकतम घात हो वह शून्य हो, यानी कि 0 हो, तो वैसे बहुपद को हम लोग अचर बहुपद बोलते हैं। कई लोग को यह पहली बार इस नाम को सुन रहे होंगे कि भैया अचर बहुपद होता क्या है। तो केवल कुछ नहीं होता है अचर बहुपद, जिसमें चर की अधिकतम घात जो है 0 हो उसे हम लोग अचर बहुपद बोलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर 5 लिख दें तो क्या गलत है, क्या हमारा ये अचर बहुपद नहीं है। तो जी हाँ, हमारा 5 जो है एक अचर बहुपद है, क्योंकि हमें पता है अचर बहुपद उसे बोलते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात 0 हो। जैसे यहाँ पर 5 लिखा है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं भैया 5x⁻0। क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं 5x⁻0। इसका मतलब भी यही होगा और इसका मतलब भी यही होगा, क्योंकि हमें पता है किसी भी संख्या या किसी भी चर या अचर पर यदि घात जो है उसका 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, यानी कि x पे पावर 0 है, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम 5 लिखें तो ये हमारा अचर बहुपद है, या हम इस तरह लिखें तो भी हमारा एक अचर बहुपद है। तो अचर बहुपद किसे बोलते हैं, जिसमें जो चर की अधिकतम घात हो कितनी हो वो 0 हो। जैसे हमने यहाँ पर 5 लिखा तो ये हमारा क्या है, एक अचर बहुपद है। आई होप आप लोग को यह सब पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बहुपद के प्रकार के। तो हमने क्या बताया आपको, बहुपद के जो होते हैं मुख्य यही 2 प्रकार हैं पढ़ने हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद का आप लोग मानक रूप याद रखिएगा ax+b होता है, और द्विघात बहुपद का मानक रूप याद रखिएगा ax² + bx + c होता है, ठीक। फिर उसके बाद एक होता है त्रिघात बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है, और एक होता है हमारा अचर बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 0 होती है, तो उसे हम लोग अचर बहुपद बोलते हैं। अब आइए अपने उसी टॉपिक पर चलते हैं जो कि हमारा क्या है, बहुपद के शून्यक। कि वे बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, उसे कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए हम लोग शॉर्ट तरीके से उसे भी समझ के खत्म करते हैं। फिर उसके बाद हम चलेंगे आगे जो कि हमारा है क्या, बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों में क्या संबंध होते हैं, इसको हम लोग एकदम अच्छे से देखेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें देखना है बहुपद के शून्यक होते क्या हैं और इन्हें कैसे निकाला जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या देखना है हमें, तो हमें देखना है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक होते क्या हैं और इन्हें कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक बहुपद माना है, यहाँ पर क्या हमने माना एक बहुपद, यहाँ पर हमने माना 3x + 2, ये हमारा एक रैखिक बहुपद है। क्या हमने माना यहाँ पर हमने 3x + 2, ये हमारा एक रैखिक बहुपद है। क्यों रैखिक बहुपद है, क्योंकि इस पर चर की जो अधिकतम घात है वह 1 है, ठीक। तो हमारा क्या है, एक रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, ठीक। तो हमारा क्या है, एक रैखिक बहुपद है। अब यदि हम बात करें कि इस बहुपद में हमें शून्यक बताइए तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे।
तो जो कि आपने सीखा होगा भैया, क्लास 9th में भी सीखा होगा कि वे शून्यक कैसे निकाल जाता है। लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं, अगर आपने नहीं सीखा है तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि शून्यक कैसे निकाल जाता है। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पर शून्यक कैसे निकाला जाता है। तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे हमारे यहाँ पर एक बहुपद दिया गया है, क्या दिया गया है 3x + 2 दिया गया है। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इसके बराबर में हम लोग 0 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद शून्यक निकालने का मतलब वही होता है कि इसमें हमें चर का मान निकालना है। क्या निकालना है? चर का मान निकालना है। तो यहाँ पर x का मान निकालना, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3x प्लस, यहाँ पर +2 है, इक्वल के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक ऐसे ही करते हैं हम लोग, किसी भी चर का यदि मान निकालना है तो ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। ठीक ऐसे निकालते हैं। फिर नीचे लिखेंगे यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 3 जो है यक्स से गुणा के रूप में है, इक्वल के उधर जाएगा, डिवाइड के रूप में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x = -2/3 हो जाएगा। यानी कि हमें चर का जो मान निकला कितना आया? -2/3। तो यही हमारे शून्यक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं मेरे दोस्त? तो यही हमारे क्या होते हैं? शून्यक हो जाते हैं। यानी कि हमें पता चल गया कि भैया शून्यक होते क्या हैं। तो किसी बहुपद में चर का वह मान जिसे उस बहुपद में रखने पर इस बहुपद के मान को शून्य कर दे, यानी कि 0 कर दे, तो उसे हम लोग शून्यक बोलते हैं। जैसे हमारा शून्यक इसमें क्या है? इस बहुपद में शून्यक बात करें तो कौन सा है? तो शून्यक हमारे यह हो जाएंगे इस बहुपद में। तो इस शून्यक को यदि हम इस बहुपद में रखें, क्या यानी कि इस यक्स के मान को यदि इस बहुपद में रखें तो इसका मान 0 कर देता है, तो वही हमारा शून्यक होता है। जैसे हम यहाँ पर रख के दिखला दें आपको, अगर हम x बराबर -2/3 इस बहुपद में रखें तो क्या आएगा? तो 3 गुणे -2/3 हो जाएगा, फिर +2 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा तो -2 + 2 = 0 आ जाएगा, माइनस प्लस तो घट जाएगा, 0 0 बराबर 0 आ जाएगा। यानी कि भैया हमें पता चल गया कि शून्यक असल में होते क्या हैं। तो शून्यक वे होते हैं तो किसी बहुपद के चर का वह मान जो बहुपद के मान को 0 कर दे, यानी कि शून्य कर दे, उसे हम लोग शून्यक बोलते हैं। यानी कि शून्यक हमने जानेंगे कि भैया शून्यक भी कैसे निकालते हैं, तो हम लोग शून्य कैसे निकालते हैं। तो यह हमारा था भैया रैखिक बहुपद। अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें कि द्विघात बहुपद में कैसे शून्यक निकालते हैं, तो आइए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे हम यहाँ पर माने एक द्विघात बहुपद, तो देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर क्या माने, एक द्विघात बहुपद, जैसे हम यहाँ पर माने x² प्लस यहाँ पर हो जाए 7x प्लस 10, फिर उसके बाद हमारा क्या है? ये हमारा एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद हमारा। ठीक, तो हमने यहाँ पर एक द्विघात बहुपद लिया है। यदि हम इसमें बात करें कि इसमें हमें शून्यक बताइए कि इसमें शून्यक क्या होंगे, तो कैसे पता करेंगे? तो हम आपको एक बात बता दें, इसमें यदि इस बहुपद का यदि आप शून्यक निकालने जाएंगे तो इसके 2 शून्यक आएंगे। यानी कि इसमें जो चर दिख रहा है हमें, उस चर के 2 मान आएंगे। अब क्यों 2 मान आएंगे? क्योंकि भैया यह जो हमारा है यह बहुपद, ये हमारा द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का एक कॉन्सेप्ट होता है कि भैया द्विघात बहुपद में यदि चर का मान निकालने जाएंगे, यानी कि शून्यक ज्ञात करने जाएंगे, तो हमारे 2 शून्यक ज्ञात होते हैं। ठीक, वही अगर हम रैखिक बहुपद की बात करें तो रैखिक बहुपद में जो चर का मान आता है वह 1 आता है। यानी कि रैखिक बहुपद में जो शून्य ज्ञात होते हैं वह 1 ही हमारे आते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या ज्ञात करना है? इसमें हमें शून्य ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो कुछ नहीं लिखेंगे। हमने भैया क्लास 9th में भी शून्य निकालना सीखा है, तो आइए हम लोग यहाँ पर भी वैसे ही निकालते हैं शून्य। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले इसको हम लिखेंगे x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर में क्या लिखते हैं? 0 लिख देंगे। अब हमें पता है शून्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें पता है इस x का कुछ नहीं है, यानी कि 1 होता है, तो इस 1 का गुणा इस 10 में करेंगे तब भी 10 ही आएगा। ठीक, तब भी 10 ही आएगा। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 10 का ऐसा फैक्टर करेंगे जिसे जोड़ने पर 7 आ जाए। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 1 बार में कटेगा। यानी कि 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 × 5 हो जाएगा। तो भैया 2 और 5 को हमें ऐसे जोड़ना है कि जोड़ने पर 7 आ जाए। तो सीधा से जोड़ सकते हैं, 2 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 7 ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे
इस एक से कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग हटाते हैं। वैसे आपको हम समझाने के लिए हमने उस तरह किया था। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्लस, फिर हम यदि यहाँ पर एक्स को कॉमन ले लें और यहाँ पर 2 + 5 कर दें तो कोई दिक्कत है, कोई गलत बात है? तो जी नहीं, कोई भी गलत बात नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है 2 और 5 को जोड़ने पर 7 ही आएगा और गुणा में x है, तो इसका मतलब यही होगा। ठीक, फिर प्लस यहाँ पर 10 हो जाएगा, बराबर में हमारा 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे, आगे हम कुछ नहीं करेंगे, जो दिया गया वही करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा 2 में करेंगे 2x आ जाएगा, प्लस एक्स का गुणा 5 में करेंगे 5x आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब हम लोग दो दो का पेयर बना लेंगे, जैसे यहाँ पर इसका हम लोग पेयर बना लेंगे, इसका पेयर बना लेंगे। अब इन दोनों में देखेंगे हमें क्या कॉमन मिल रहा है और इन दोनों में भी देखेंगे हम लोग क्या कॉमन मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कॉमन, तो यहाँ पर हम लोग एक्स को कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा एक्स प्लस, यहाँ पर हमने एक्स को निकाल दिया, क्या बचा 2 बचा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से भैया हम 5 कॉमन ले सकते हैं। तो प्लस का 5 हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कैसे शून्य निकालेंगे, आप लोग के मन में ये आ रहा होगा। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे भैया, हमें पता है, हमने क्लास 9 में सीखा है कि जब भी कहीं पर इस तरह का आए तो हमें यह दोनों कॉमा दिख रहे हैं, एक्स प्लस 2 एक ब्रैकेट में, एक्स प्लस 2 एक ब्रैकेट में हमें दिख रहा है, यानी कि 2 जगह एक्स प्लस 2 दिख रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग ये एक को कॉमन निकालेंगे। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एक्स प्लस 2 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर क्या बचा, तो x प्लस 5 यहाँ पर बचा, x यहाँ पर बचा और प्लस का 5 यहाँ पर बचा, तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। फिर इज इक्वल टू हम लोग क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे भैया, अब हम लोग यहाँ पर साइड में लिखते हैं क्या करेंगे। तो देखिए अभी पता चल गया x प्लस 2 बराबर 0 होगा, या x प्लस 5 बराबर हम लोग 0 लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, केवल हमने इसी को ब्रैकेट में से निकाल कर यहाँ पर वैसे सीधे सीधे रख दिया है। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट वाली बात है, बहुत सारे लोग इसके बीच में और का चिन्ह लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है, और एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाले जो होता है, इससे आपका नंबर भी काट लेते हैं। ठीक, तो इसीलिए इसका विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसको लिखेंगे ब्रैकेट में निकाल कर, तो इसके बीच में हमेशा या का ही चिन्ह लगाइएगा। क्या लगाएंगे आप लोग, हमेशा आप वहां पर या का ही चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक, या हम लोग ऐसे वहां पर लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर यदि x का मान निकाल तो कितना आएगा, x बराबर 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर हम x का एक मान निकल गया। फिर उसके बाद यहाँ पर x का मान निकाले कितना आएगा, तो यहाँ पर 5 प्लस में है, इक्वल के उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर -5 हो जाएगा। ये हमारा x का दूसरा मान आ गया। यानी कि भैया हमने ये भी प्रूव कर दिया कि द्विघात बहुपद जो होते हैं उसमें जो चर का जो मान आता है वो 2 आते हैं, और रैखिक बहुपद में जो चर के मान आते हैं वो कितने आते हैं, 1 आते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा। ठीक, तो x का मान कितना आया, एक आया -2 और एक आया -5, ये हमारे चर के मान आ गए। अब हम लोग को समझना यहीं पर छोटा सा में हम लोग समझ लेते हैं कि भैया बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, तो देखिए जैसे आपको एक चीज पता है, अगर रैखिक बहुपद होगा तो उसका मानक रूप क्या होता है, तो रैखिक बहुपद का भैया मानक रूप क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं हम, रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है मेरे दोस्त, तो रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है ax प्लस b। वही अगर हम बात करें द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो क्या हम लोग लिखेंगे, तो हमें पता है द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है भैया हमारा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। वही अगर हम बात करें भैया त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होगा, तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो हमारा होता है, हम इसको यहाँ पर साइड में लिखते हैं, बड़ा होता है, तो देखिए इसका होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक,
यह हमारा त्रिघात बहुपद का जो है मानक रूप होते हैं। यह आप लोग को एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए। तो यहीं से हम लोग समझेंगे कि गुणांक क्या होते हैं, किसी भी चर का जो होता है गुणांक क्या होता है। जैसे हमें पता है इसमें जितने भी हमारे ए बी सी डी यह जो दिख रहे हैं, यह जो हमारे चर दिख रहे हैं, इसके जगह हम लोग कोई अचर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसके जगह हम किसी अचर का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो यक्स है वो हमेशा चर ही रहेगा, लेकिन ए बी सी डी जो है वो हमारे अचर वहाँ पर लिखे जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर यक्स के जगह क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी के जगह क्या है, 7 है, क्योंकि हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप ये होता है। तो बी के जगह क्या है, 7 है, तो उसके जगह हम लोग अचर लिख सकते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं गुणांक क्या होते हैं। तो देखिए सीधा से इसमें कुछ नहीं है, गुणांक क्या होते हैं। तो देखिए अगर हम आपसे पूछे रैखिक बहुपद में यक्स का गुणांक क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? तो भैया आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, सबसे पहले देखिएगा रैखिक बहुपद में जो यक्स के से गुणे के रूप में होगा वही उसका गुणांक होता है। यानी कि हमें यहाँ पर क्या देखना है, इसमें जो चर दिख रहा है उसका उससे गुणे के रूप में कौन है, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है यक्स से जो गुणे के रूप में है वह ए है। यानी कि रैखिक बहुपद में जो यक्स का गुणांक होते हैं वो क्या होते हैं, वह हमारे ये होते हैं। वही अगर हम बात करें द्विघात बहुपद की, तो द्विघात बहुपद में यक्स स्क्वायर का अगर हम गुणांक की बात करें, क्या करें, यक्स स्क्वायर के गुणांक की बात करें, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा मेरे दोस्त? तो यक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो हमारा एक होता है, सॉरी ए होता है। क्या होता है? ए होता है। वही अगर हम बात करें कि द्विघात बहुपद में यक्स का गुणांक क्या होगा, हम बात कर रहे हैं भैया द्विघात बहुपद का, तो द्विघात बहुपद में यक्स का गुणांक क्या होगा? तो भैया द्विघात बहुपद में यक्स यहाँ पर दिख रहा है और इसके गुणांक के रूप में हमारा बी है। यानी कि द्विघात बहुपद में यक्स का जो गुणांक होता है वो हमारा बी होता है। वही अगर हम बात करें त्रिघात बहुपद में यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे? तो आप लोग बताएंगे भैया त्रिघात बहुपद में हमें यक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया है, तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले देखेंगे किस पर स्क्वायर लगा है, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है यक्स स्क्वायर पर स्क्वायर यहाँ पर लगा है और इसके गुणे के रूप में क्या है, तो बी है। तो यानी कि हमें यहाँ से पता चल गया कि त्रिघात बहुपद में यक्स स्क्वायर का जो गुणांक होते हैं वह बी होते हैं। वही अगर हम बात करें कि त्रिघात बहुपद में यक्स क्यूब के जो गुणांक होंगे वो क्या होंगे, तो भैया हमें पता है ये त्रिघात बहुपद में यक्स क्यूब के जो गुणांक होंगे वो हमारा ये होगा। वही अगर हम बात करें त्रिघात बहुपद में यक्स का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, तो त्रिघात बहुपद में यक्स के गुणांक हमारे सी होते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ पर गुणांक निकालने में कोई भी दिक्कत अब नहीं होगा। कैसे हम लोग गुणांक पता करते हैं, जैसे हम कोई बहुपद लेकर आपको समझाए तब आप समझ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया, जैसे हम यहाँ पर साइड में लिखते हैं कि भैया जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि 2x + 5, अगर इसमें हम आपसे पूछें कि इसमें हमें यक्स का गुणांक बताइए क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे भैया, आप लोग बताएंगे कि भैया यक्स का गुणांक पूछा गया है, यानी कि यक्स से गुणे के रूप में क्या है, तो 2 है, यानी कि यक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यक्स का गुणांक जो हमारा 2 हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें दूसरे बहुपद की, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 5x² + 3x + 2, अगर इसमें हम आपसे पूछें कि भैया इसमें हमें बताइए यक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका बताइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक है बताइए, तो आप क्या बताएंगे? तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और इसके गुणे के रूप में क्या है, 5 है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 हो जाएगा। और वहीं अगर हम यक्स की बात करें कि यक्स का गुणांक क्या होगा, तो यक्स के गुणे के रूप में क्या है, 3 है, यानी कि यक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई होप आप लोग को यहाँ तक कॉन्सेप्ट जो है एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वहीं अगर हम एक और बहुपद देखें, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि भैया यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 3, अगर इसमें हम आपसे पूछें कि हमें बताइए इस बहुपद में यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, क्या यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप लोग बोलेंगे भैया यहाँ पर हमें यक्स स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है और हमें इसके आगे कोई भी नई अंक दिख रहा है, यानी कि यक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वह 0 होगा। क्या होगा, यक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा क्या होगा, 0 होगा। तो जी ये बिल्कुल गलत है।
अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पर यक्स स्क्वायर के आगे कोई भी अंक नहीं दिख रहा है, यानी कि इसका मतलब यक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा 0 होगा, तो आप बिल्कुल गलत है। क्या है? आप बिल्कुल गलत है। तो आपको पता होना चाहिए, यदि हमें कोई भी अचर वैसे चर वैसे ही लिखा गया है तो उसके आगे कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके आगे एक हमेशा छिपा होता है, क्योंकि यह अपने में ही एक है। यानी कि एक स्क्वायर, इसको भी हम बोल सकते हैं, यानी कि इसके हम बोल सकते हैं एक एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं इसको हम लोग। यानी कि हमें इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि उसके आगे हम लोग एक लिख सकते हैं। अगर अब हम आपसे पूछें कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि 1 होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम आपसे पूछें इसी में कि भैया हमें यक्स का भी गुणांक बता दीजिए, तो आप क्या बताएंगे? तो अब आप आसानी से बता सकते हैं, जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे हमेशा 1 होता है, यानी कि हमें यहाँ पर यक्स का जो गुणांक है वो भी हमारा 1 ही होगा, यानी कि यक्स बराबर भी हमें क्या मिल जाएगा? 1 ही मिल जाएगा। आई होप आप लोग को यहाँ पर जो गुणांक का जो कॉन्सेप्ट था वो अभी आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अभी तक हमने क्या समझा? तो अभी तक हमने समझा कि भैया शून्य क्या होते हैं, फिर उसके बाद हमने समझा कि भैया शून्य कैसे निकाला जाता है। रैखिक बहुपद होगा तो उसमें उसके जो चर होंगे उसके एक शून्य आएंगे, अगर द्विघात बहुपद होगा तो उस द्विघात बहुपद के 2 शून्य ज्ञात होते हैं। उसके बाद हमने समझा कि भैया गुणांक क्या होते हैं। तो हमें पता है रैखिक बहुपद में यदि हम गुणांक की बात करें तो यहाँ पर यक्स का गुणांक ए होता है। वही अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें तो द्विघात बहुपद में यक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है और यक्स का गुणांक बी होता है। वही अगर हम त्रिघात बहुपद की बात करें तो त्रिघात बहुपद में यक्स क्यूब का गुणांक ए होता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक बी होता है, यक्स का गुणांक सी होता है। वो फिर उसके बाद हमने क्या समझा? फिर उसके बाद हमने समझा कि भैया एग्जाम्पल की मदद से कि किसी बहुपद को हम देखें, फिर उसमें हमसे किसी चर का गुणांक पूछा जाए तो हम लोग कैसे बताएंगे। आई होप आप लोग के पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आइए हम लोग आज की इस क्लास के सबसे लास्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कि हमारा है बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों में संबंध। इनके बीच में क्या संबंध होते हैं उसको अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि अब में शून्यक पता चल गया, गुणांक पता चल गया, तो अब आइए उनको देखते हैं हम लोग। बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों में क्या संबंध होते हैं और उनके कौन कौन से रूल होते हैं, फिर उस पर हम लोग 1-2 क्वेश्चन भी करेंगे। अब आइए हम लोग लास्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कि हमारा क्या है? जो कि हमारा है किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। कि भैया किसी बहुपद के शून्यक जो होते हैं और उनके जो गुणांक होते हैं उनमें किस प्रकार का संबंध होता है, उसको अब हमें देखना है। और इस पर हम लोग 1-2 क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे आप लोग का इसका जो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे होते हैं एग्जाम के नजरिए से। ठीक, तो आइए देरी ना करते हुए इसे शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमने एक द्विघात बहुपद माना, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे माना द्विघात बहुपद। क्या माना हमने? माना द्विघात बहुपद। तो माना द्विघात बहुपद, तो भैया द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? तो हम लोग द्विघात बहुपद ना मान के उसका मानक रूप जैसे हमने यहाँ पर लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है द्विघात बहुपद का मानक रूप। ठीक, जहां पर होता है जहां ए बी सी जो होते हैं ये अचर पद होते हैं। क्या होते हैं? अचर पद। अचर पद होते हैं। ठीक, जहां पर ए होता है, बी होता है, सी होता है, जो वो हमारे एक अचर पद होते हैं। तो हमने क्या माना है यहाँ पर? हमने एक यहाँ पर सबसे पहले एक द्विघात बहुपद माना है, इसको समझने के लिए। तो देखिए, फिर उसके बाद हमें पता है अगर द्विघात बहुपद है, क्या हमें पता है अगर द्विघात बहुपद है तो उसके जो हल आएंगे, यानी कि इसको जो शून्यक आएंगे वह 2 हमारे शून्यक प्राप्त होंगे, क्योंकि हमारा द्विघात बहुपद है, जो कि हमने आपको निकाल कर भी बताया कैसे इसके शून्यक निकालते हैं। ठीक, तो देखिए इसके जो हल आएंगे, यानी कि इसके जो शून्यक आएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। अगर हम यहाँ पर लिखें द्विघात बहुपद के हल की बात करें
यानी कि इनके जो हल आएंगे, यानी कि इनके जो शून्यक आएंगे, द्विघात बहुपद के जो हल आए वो अल्फा व बीटा। अब भैया कई लोग के मन में चल रहा होगा कि भैया अल्फा और बीटा कौन सी बला है। क्या हमने बोला, अब हम लोग के आप लोग के मन में चल रहा होगा कि भैया अल्फा और बीटा यह कौन सी बला है। तो हम आपको बता दें यह कुछ नहीं है भैया, यह बहुपद के जो दो शून्यक आएंगे उन्हीं को हमने लिखा है। एक हमारा जो शून्यक होगा उसे हमने कह दिया है अल्फा, और एक हमारा जो शून्यक होगा उसे हमने कह दिया है बीटा। क्या हमने बोल दिया, एक को हमने बोल दिया अल्फा और एक को हमने बोल दिया क्या, बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जो बहुपद के जो हल आएंगे, द्विघात बहुपद के जो हल आएंगे, एक आएगा अल्फा, एक होगा बीटा। इसके अलावा आपको कोई भी चीज इसमें जानने की जरूरत नहीं है कि अल्फा बीटा क्या है। तो भैया यह शून्यक के जो बहुपद है उनके शून्यक है, ठीक, अल्फा और बीटा, ठीक। तो हमारे द्विघात बहुपद का जो हल शून्यक होते हैं, दो होते हैं, तो एक को हमने माना अल्फा, एक को हमने माना बीटा। आई होप अल्फा और बीटा में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आइए हम लोग समझते हैं कि भैया शून्यक और गुणांकों में किस प्रकार संबंध होता है। तो इसमें दो तरीके से संबंध होता है। तो पहला जो होता है शून्यकों का योग, क्या होता है, पहला होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योगफल, और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। यह दो प्रकार से शून्यक और शून्यक के गुणांकों में संबंध होते हैं। तो शून्यकों का योगफल बराबर हमारा होता है माइनस यक्स का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक बटा में यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। पता हो गया कि भैया यक्स शून्यकों का योग फल बराबर हमारे होते हैं यक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में यक माइनस यक्स का गुणांक बटा में यक्स स्क्वायर के गुणांक हमारे होते हैं, ठीक। तो ये हमारा एक हो गया, क्या हो गया, ये हमारा एक रूल हो गया शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध का। फिर दूसरा क्या होता है, तो दूसरा हमारा होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, गुणनफल बराबर हमें क्या होता है, तो शून्यकों के गुणनफल बराबर हमारे होते हैं अचर पद, क्या होता है, अचर पद बटा में यक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या होता है, बटा में यक्स स्क्वायर का गुणांक। यही हमारे दो इसके रूल होते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध के। यही दो तरीके से शून्यक और गुणांकों में संबंध होते हैं। इन्हीं दोनों तरीके से हमें शून्यक और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच की जाती है, ठीक। अब आइए समझते हैं भैया यह क्या होता है और यह क्या होते हैं। तो देखिए शून्यकों का योगफल, यानी कि जो हमारे शून्यक हैं यहाँ पर अल्फा व बीटा, इनको जोड़ने पर और बराबर में यदि हम यक्स का गुणांक लें और यक्स स्क्वायर का गुणांक लें और इसको हल कर दें तो ये दोनों आपस में बराबर आएंगे। तो यह एक प्रकार से हमारे शून्यक और गुणांकों में संबंध होता है। दूसरा, अगर हम शून्यकों का गुणनफल कर दें और यहाँ पर अचर पद को और यक्स स्क्वायर के गुणांक को अगर हम हल कर दें तो यह दोनों जो आएंगे आपस में, ये दोनों बराबर होते हैं। तो यही दो तरीके से शून्यक और गुणांकों में संबंध होते हैं। अगर हम इसे चाहें तो भैया शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो जी हाँ भैया इसे आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, आइए उसे हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि भैया इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम आपको बता दें इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में। हमें पता है कि शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो हमें पता है शून्यक क्या है यहाँ पर, अल्फा व बीटा। तो आप शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा व बीटा को जोड़िए, अल्फा व बीटा को जोड़िए। और हमें क्या करना है भैया, हमें पता है यक्स का गुणांक क्या है, तो इस द्विघात बहुपद में यक्स का गुणांक क्या है, तो यक्स के गुणांक हमें पता है भैया बी है, जो इसके गुणे के रूप में है। तो यक्स का गुणांक क्या हो गया, बी हो गया।
और बी के आगे क्या लगेगा, माइनस लग जाएगा, यानी कि इसके बराबर में माइनस बी, और बटा में क्या हो जाएगा, हमें पता है यहाँ पर क्या पूछा गया है, यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो भैया यहाँ पर द्विघात बहुपद में यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो ए है, यानी कि बटा में हमारे ये हो जाएंगे। तो ये हमारा जो हो गया भैया, ये हमारा पहले तरीके से हो गया। इसको हम लोग शॉर्ट तरीके से इस तरह भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए भी लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हम लोग कैसे शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं, तो भैया इसे भी हम लोग शॉर्ट तरीके से इस तरह लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या बोला गया है, शून्यकों का गुणनफल, क्या बोला गया, शून्यकों का गुणनफल। तो हम लोग क्या करेंगे, शून्यक हमारे क्या है, तो एक है अल्फा एक है बीटा, तो अल्फा और बीटा का गुणा कीजिए, अल्फा व बीटा का गुणा कीजिए, और बराबर में हमें क्या लिखना है, अचर पद बत्ते में यक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है, तो भैया पता है अचर पद ये जो है सी होते हैं हमारे अचर पद, यानी कि सी बटा क्या लिख देंगे, यक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि ए हो जाएगा, तो सी बटा ए हमारा हो जाएगा। ये हमारा दूसरा इसका शॉर्ट तरीका होता है ये लिखने का। तो इतना बड़ा ना लिखकर आप इसे शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, और इसको इतना बड़ा ना लिखकर आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी इस रूल को लिख सकते हैं। इससे आपका एग्जामिनर कोई भी नंबर नहीं काट सकते हैं, ठीक, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा। तो यही दो तरीके से भैया शून्य और गुणांकों में संबंध होते हैं। अब आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं, जिससे आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है एकदम अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद हमारा यह क्लास जो है खत्म हो जाएगा। और बहुपद के सभी जो टॉपिक है हमारे इस क्लास में भी पूरे एकदम अच्छे से डिस्कस हो चुके हैं। अब आप लोग को कोई भी दिक्कत तब नहीं होगा। अब आइए इसी पर हम लोग कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं, जिससे आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण दिया गया है, एक द्विघात बहुपद है जो इस प्रकार है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले जो हमारा बहुपद दिया गया है इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। जैसे हमारे क्या यहाँ पर बहुपद है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या बोला गया, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो है पता भी है शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, इसके बराबर में यहाँ पर 0 लिख लेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पर हल लिखते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले इस बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका यदि हम शून्यक निकालना है तो क्या होगा, तो 1 का गुणा 4 में करेंगे 4 ही आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x को कॉमन ले लेंगे, और हम लोग 4 का ऐसा फैक्टर करेंगे जिसे जोड़ने पर 4 आए। तो हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 प्लस 2 प्लस 1 ब्रैकेट बंद 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4x स्क्वायर x का गुणा जब 2 में करेंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2x, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2x, फिर प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 2-2 का पेयर बना लेते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्त, तो हम लोग 2-2 का पेयर बनाते हैं। उसके बाद इन दोनों में हम लोग कॉमा देखते हैं। तो देखिए, इसमें हमें क्या कॉमन मिला है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं भैया 2x को बाहर निकाल सकते हैं, तो हमें यहाँ पर बचेगा, तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, तो हमारे यहाँ पर बचेगा 2x, फिर माइनस 2x को हमने बाहर निकाल दिया, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर इसमें भी वही काम करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें हम लोग माइनस 1 को बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 2x माइनस 1, फिर बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पर भी 2x माइनस 1 है, यहाँ पर भी 2x माइनस 1 है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो हमारे यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और बाहर यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हमारा 2x माइनस 1 हमारा यहाँ पर भी हो जाएंगे, ठीक। तो इसके बराबर में हम लोग क्या करेंगे, अब हमें क्या पता करना है, अब हमें पता करना है शून्य। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो शून्य ज्ञात कैसे करेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए नीचे ही करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो भैया हमें
इन दोनों के बीच में जो है या का हमेशा प्रयोग कीजिएगा। इसका एकदम विशेष ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच में हमेशा या का ही प्रयोग होगा, कभी भी और या तथा का प्रयोग आप नहीं कीजिएगा, जिससे आपका यह जो क्वेश्चन है ये गलत करके कुछ नंबर भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर यक्स का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, तो यक्स बराबर हमारा हो जाएगा, एक उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यह जो यहाँ पर दो गुणा के रूप में है इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा। यानी कि यक्स बराबर हमारा क्या आया, तो यक्स बराबर हमारा आया 1/2, और वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर क्या है, तो यक्स का मान निकालेंगे तो एक उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और बटा में दो उधर इधर गुणा के रूप में है, इक्वल के उधर जाएगा डिवाइड के रूप में हो जाएगा। तो यक्स बराबर हमने हमारे यहाँ पर क्या है, तो यक्स बराबर हमारा भी यहाँ पर कितना है 1/2। तो थोड़ा सा लाइट भग चुका था, अब फिर से अपने क्लास को फिर से वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, तो हमने यही किया कि ये जो हमारा बहुपद है इस बहुपद के हमने शून्य ज्ञात किए, जो कि पहला आया 1/2 और दूसरा भी हमारा क्या है 1/2। ठीक, अब हमें क्या करना है, तो उसे देखिए। तो अब हमें आगे पता करना है शून्यक तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। क्या करना है, शून्यक तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो हमें पता है भैया, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम लोग जांच। क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जांच। तो हमें पता है शून्यक तथा गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच हम लोग दो तरीके से करते हैं। कितने तरीके से करते हैं, तो हमें पता है हम लोग दो तरीके से करते हैं। तो पहला होता है शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू माइनस यक्स का गुणांक बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। आई होप आप लोग को फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद हो चुका होगा। ठीक, तो हमें पता है पहला जो रूल होता है उसे हम लोग शॉर्ट तरीके से इस तरह लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा व बीटा क्या है, हमारे शून्यक है, तो इन दोनों को जोड़ने पर यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर में ये हमारे क्या है, तो ये हमारा यक्स का गुणांक है, ये हमारा यक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक, अब हमें मान रखना है, वैल्यू रख के हमें पुट कर देना है, तो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अल्फा व बीटा हमारा शून्यक है, तो पहला शून्यक क्या है, तो 1/2 प्लस दूसरा क्या है 1/2 बराबर में माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पर b की जगह क्या है, तो b की जगह हमारा 4 है, यानी कि b हमारा क्या है यक्स का गुणांक है, यक्स का गुणांक है, तो b हमारा क्या है 4 है, और 4 के कौन सा साइन है, तो माइनस का, तो -4 हम लोग लिखेंगे। फिर बट्टा में 1 की जगह क्या है, तो 1 की जगह 4 है, यानी कि ये जो हमारा है यक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक, तो 1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। फिर इसे जब हम लोग हल करेंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 2 + 2 बटा में 4 इज इक्वल टू, जब इसे हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस का आपस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि +4/4 हो जाएगा। जब इसे हम लोग हल करेंगे तो 4/4 यहाँ पर और इक्वल टू 4/4 यहाँ पर आ गया, और ये दोनों कट जाएंगे सब आपस में, तो यहाँ पर 1 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, तो यह पहले तरीके से सत्यता की जांच हो गई। अब दूसरा तरीका हमारा क्या होता है, तो दूसरा तरीका हमारा यह होता है भैया, उससे भी करना है, दोनों से करना है हमें। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दूसरा क्या होता है, तो अल्फा गुणे बीटा इज इक्वल टू क्या होता है अचर पद यानी कि c बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि a। दूसरा तरीका हमारा क्या होता है, ये होता है। तो इन्हीं दोनों रूल से हम लोग सत्यता की जांच करते हैं। तो देखिए हम लोग इसमें वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो देखिए हमारा अल्फा व बीटा क्या है बहुपद के शून्यक है, तो शून्यक हमारे क्या है यहाँ पर 1/2 गुणे 1/2 इज इक्वल टू c, यानी कि c क्या है हमारा एक चर है, तो चर हमारा यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 लिखेंगे यहाँ पर, और बटा में ये क्या है हमारा a जो है हमारा वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर हमारे क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर ये है, इसका गुणांक a है जो है 4 दिया गया है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो 1/4 आ जाएगा बराबर में 1/4 आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर पता चल गया कि यहाँ पर भी दोनों आपस में बराबर आए, यहाँ पर भी दोनों आपस में बराबर आए, जिससे हमारा यह प्रूफ हो गया कि भैया शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में सत्यता की हमारे यहाँ पर जांच हो चुकी है। तो यही पूरा प्रोसेस होता है भैया शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करने के लिए। तो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग शून्यक ज्ञात करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, इस बहुपद को लिखेंगे, और यहाँ पर एक चीज लिख लीजिएगा, शून्यकों के लिए यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर आप लिख लीजिएगा शून्यकों के लिए। फिर शून्यकों के लिए इतना प्रोसेस करके यहाँ पर शून्यक आप ज्ञात कर दीजिएगा,
फिर उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो आप उन दोनों रूल को जानते ही हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और एक जानते हैं अल्फा गुणे बीटा इक्वल टू सी बटा ए। इन दोनों रूल को रख के, इन दोनों में मान रख के इसे पुट कर दीजिएगा, तो हमारे जो होती है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगी। आई होप आप लोग को यह पूरा कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर का जो है बहुपद चैप्टर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जो कि आपको ये सब करने में आप कोई भी दिक्कत नहीं होगा। केवल आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। ठीक, जब तक आप भैया इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उसको आप आराम से लगाइएगा, जिस तरह हमने बताया है उसको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझ के एकदम आराम से लगाएंगे, तो आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस चैप्टर से, जो इस क्लास से बाहर से आ जाए। जितना हमने कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट को आप क्वेश्चन को लगाइएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे हल ना हो। क्यों ना हम लोग इस क्लास को एंड करने से पहले एक छोटी सी और चीज समझ लेते हैं। जैसे कहीं पर मान लीजिए शून्यक दिए हों और हमसे पूछ लिया जाए कि इस शून्यक के मदद से हमें बताइए द्विघात बहुपद। क्या हमने बोला, शून्यक की मदद से यदि हमें बताना हो कि कोई शून्यक दिया गया हो और उससे हमसे पूछ लिया जाए कि इससे कौन से द्विघात बहुपद बनेंगे, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पर दे दिया गया है द्विघात बहुपद के शून्यक क्रमशः यहाँ पर दिए गए हैं 3 व 5। तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो हमें द्विघात बहुपद बताना है कि द्विघात बहुपद क्या होगा, जो कि हमें यहाँ पर क्या दिए गए, द्विघात बहुपद के जो कि हमें यहाँ पर शून्यक दिए गए हैं। क्या दिए गए, शून्यक दिए गए हैं। तो इसके मदद से हमें बताना है कि वह द्विघात बहुपद क्या होगा। तो हम आपको एक रूल बता दें और इस रूल को हमेशा याद रखिएगा। तो इस द्विघात बहुपद को निकालने का यह रूल होता है। क्या रूल होता है, तो इसका एक रूल होता है, तो देखिए इसका रूल होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल। क्या हमने बोला, शून्यकों का योगफल, और यहाँ पर यक्स हो जाता है, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्या होते हैं, तो यहाँ पर होता है फिर उसके बाद शून्यकों का गुणनफल। तो यही हमारा रूल होता है। क्या होता है भैया, यही हमारा रूल होता है किसी भी द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का, कि यदि शून्यक दिए हो तो उससे हम लोग द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यही रूल होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर शून्यकों का योगफल, और यहाँ पर यक्स हो जाएगा फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो भैया क्या हम लोग इतना बड़ा रूल लिखेंगे, तो नहीं भैया, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि पता है एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, फिर माइनस शून्यकों का योगफल, यानी कि मान लीजिए कोई बहुपद है, उसके जो हल आए वो अल्फा बीटा आए, यानी कि अल्फा बीटा का योग कर दें, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर लिख सकते हैं इसके जगह, फिर यहाँ पर यक्स हो जाएगा, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल। जो बहुपद है द्विघात बहुपद, उसकी यदि शून्यक अल्फा व बीटा है तो उनका गुणा कर दीजिए, वही तो लिखा गया है, यानी कि शून्यकों का योगफल। ठीक, तो इस इतने बड़े रूल को हमने ऐसे शॉर्ट फॉर्म भी हम लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारा इतना बड़ा रूल है इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं। अब आइए हम लोग ज्ञात करते हैं कि भैया अब कैसे पता करेंगे वो द्विघात बहुपद कौन सा होगा जिसके शून्यक 5 और 3 और 5 होंगे। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, केवल वैल्यू रख देंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर द्विघात बहुपद के शून्यक दिए गए हैं, जो कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए, शून्यकों का योगफल,
यानी कि जो शून्य आया है उनका योगफल चाहिए। यानी कि क्या करना है, शून्य को जोड़ना है, अल्फा और बीटा को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे, 3 + 5 करेंगे आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 8 आ जाएगा। शून्य का योगफल कितना आ गया, 8 आ गया। अब हमें क्या बताना है, शून्य का गुणनफल सबसे पहले निकालना है। तो हम शून्य का गुणनफल निकालेंगे कैसे, तो हम लोग अल्फा और बीटा का गुणा कर देंगे, यानी कि अल्फा और बीटा का आपस में गुणा कर देंगे, तो 3 × 5 करेंगे कितना आएगा, 15 आ जाएगा। तो ये हमारा शून्यकों का गुणनफल हो गया, शून्यकों का योगफल हो गया। तो हमारा शून्यकों का गुणनफल कितना आया, योगफल कितना है सबसे पहले लिखते हैं। तो योगफल हमारा कितना आया, तो हमारा 8 है। गुणनफल कितना आया साइड में लिखते हैं, तो गुणनफल हमारा कितना है, 15 आया। ठीक, अब इसके मदद से क्या हम लोग वो द्विघात बहुपद नहीं ज्ञात कर सकते हैं, हमें रूल पता है तो जी हाँ, हमें रूल पता है तो भी हम द्विघात बहुपद अब ज्ञात कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर x² ऐसे हम लोग लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह हम माइनस लगा देंगे। अब हमें क्या चाहिए, शून्यकों का योगफल जो कि हमने निकाला है। तो शून्यकों का योगफल हमारा यहाँ पर कितना आया, 8 आया। तो 8 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे और ब्रैकेट हटेगा तो x का गुणा 8 में हो जाएगा, तो 8x हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस करेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद हमें शून्यकों का गुणनफल चाहिए। तो शून्यकों का गुणनफल कितना है, तो 15 है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे 15 लिख देंगे। तो यही हमारा एक ऐसा द्विघात बहुपद होगा जिसका जो शून्यक होंगे वह 3 और 5 आएंगे। आई होप आप लोग को यह पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से इसका भी क्लियर हो गया होगा कि भैया कहीं पर भी द्विघात बहुपद के यदि शून्यक दिए हों तो उससे हम लोग कैसे द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, वो भी आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। केवल आपको यह रूल मालूम होने चाहिए। लेकिन भैया कहीं पर क्वेश्चन फंसा कर देता है, इतना आसान से नहीं देगा, कहीं पर क्वेश्चन फंसा कर देता है। यहाँ पर दे देगा यदि द्विघात बहुपद के योगफल दे दिए हों और गुणनफल दे दिए हों तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन इधर से उधर करके दे सकता है। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, द्विघात बहुपद के शून्यक दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, यहाँ पर हमें द्विघात बहुपद के शून्यक दिए गए हैं। ठीक, और कहीं पर यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दे दिया जाए और गुणनफल दे दिया जाए तो हम लोग कैसे बहुपद याद करेंगे। यानी कि हमें यह नहीं करने का है, यह हमें करके दिया हो, यानी कि ऐसे हमें करके दिया हो तो हम लोग द्विघात बहुपद कैसे याद करेंगे। आइए उस तरह भी समझते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर शून्यक दिए हों तो हम गुणनफल निकालेंगे, फिर योगफल निकालेंगे, फिर गुणनफल निकालेंगे, फिर इसका हम लोग बहुपद ज्ञात करेंगे ना। लेकिन कहीं पर हमें ऐसा भी देता है क्वेश्चन कि इन दोनों का योगफल और गुणनफल दे दिया हो और हमसे पूछा जाएगा द्विघात बहुपद बताइए। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दे दिया गया है। क्या लिखेंगे, क्रमशः कितना है, 8 व 15 है। तो द्विघात बहुपद होगा। अब हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन दूसरे तरीके से दे दिया है, वही क्वेश्चन है लेकिन दूसरे तरीके से दे दिया गया है। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल हमारा क्रमशः यहाँ पर 8 और 15 दिए गए हैं। तो हमें द्विघात बहुपद बताना है, जो कि इससे पहले क्या था, हमें शून्यक दिए गए थे, उनसे हमें शून्यकों का योगफल निकाल के और शून्यकों का गुणनफल निकाल के तब हमें बहुपद पता करना था। लेकिन यहाँ पर ठीक उसका दूसरे तरीके से है। यहाँ पर हमें पहले से ही शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिया गया, यानी कि हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल नहीं निकालना है। तो यही कॉन्सेप्ट वाली बात है, इसी को बस ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पर इसको भी हल करें तो ये हमारा बहुपद प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर शून्यकों का योगफल दिया गया है, सीधी सी बात है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इसको देखें तो x² माइनस शून्यकों का योगफल क्या है, 8 है, दिया गया है, सीधे लिख लेंगे 8x हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद प्लस है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया, शून्यकों का गुणनफल। तो भैया शून्यकों का गुणनफल क्या है, 15 है, तो ठीक है यहाँ पर 15 वही हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। आई होप आप लोग को यह पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे कि भैया क्वेश्चन किस तरह आएगा और हमें किस तरह
करना है। तो इसको आप लोग एकदम अच्छे से क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा कि भैया शून्यक दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल और योगफल दिया गया है, ठीक, उसको सबसे पहले ध्यान में रखिएगा। अगर शून्यक दिया रहेगा तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालेंगे आप लोग और गुणनफल निकालेंगे। यदि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, केवल मान रख के उसको आप पुट कर देंगे तो हमारा बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमारा केवल टॉपिक था एक छोटा सा, जो कि आपको बताना था, जिससे एमसीक्यू बन जाते हैं। तो ऐसे आप द्विघात बहुपद को प्राप्त कर सकते हैं। अब इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो आइए अब इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को यह पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे बहुपद के चैप्टर का, जो हमारा गणित का दूसरा अध्याय है, ठीक। इसके पूरे कॉन्सेप्ट को हमने एकदम इस एक ही क्लास में पूरा हमने खत्म कर दिया है, ठीक। तो इसको एकदम अच्छे से आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आप लोग का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे हल ना हो। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।